टू SGS नर्सिंग अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको पढ़ेंगे। जो क्या है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। कौन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर? जो हमारे कंजेनाइटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है। इसमें लिखा है The intestinal tract is about 5 to 6 meter long and consists of upper and lower gastrointestinal tract। यानी जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, वो 5 से 6 मीटर का होता है लगभग। यानी लंबा कितना होता है? 5 से 6 मीटर का। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी अपर वाले ऑर्गन हैं वो आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी लोअर वाले ऑर्गन हैं वो आते हैं। तो ये क्या हो गया? बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे किसका? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जिसके हम कंजेनाइटल डिसऑर्डर अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट कंजेनाइटल डिसऑर्डर है हमारा ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल एट्रेसिया। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्या होते हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऐसी विकृतियाँ, ऐसी बीमारियाँ, ठीक है, जो बच्चे में जन्म से ही उपस्थित होती हैं, उनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल बीमारियाँ या फिर कंजेनाइटल विकृतियाँ। तो आज हम किन की कंजेनाइटल डिसऑर्डर की डिस्कस करेंगे? जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, यानी जो बच्चे का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है यानी पाचन तंत्र है, उससे रिलेटेड जो बच्चे में जन्म से ही, जब जैसे ही बच्चा पैदा होगा तब से ही जो जो कंडीशन देखने को मिलेंगी, तो उन कंडीशन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल एट्रेसिया। इसमें दिया गया है इन दिस कंडीशन द इसोफेगस डज नॉट डेवलप प्रॉपरली। इस कंडीशन में क्या होता है? जो इसोफेगस होती है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है, सही तरीके से उसका विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला फिर या फिर ट्रैकियोइसोफेजियल एट्रेसिया। अब हम इस कंडीशन को पढ़ रहे हैं तो हम इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं। जो हमारे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, इसका मतलब होता है हमारी ट्रेकिया और इसोफेगस, ठीक है। जो हमारी क्या है? ट्रेकिया और इसोफेगस, यानी ये हमारी क्या है? ट्रेकिया, ठीक, और ये क्या हमारी? इसोफेगस। इन दोनों के बीच में क्या हो जाना? अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाना, क्या कहलाता हमारा? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। क्या कहलाएगा? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। और इसोफेजियल एट्रेसिया में क्या होगा? नैरोइंग हो जाती है, ठीक है, नैरोइंग हो जाना, यानी जो इसोफेगस का जो रास्ता है वो क्या हो जाना? उसका नैरो हो जाना। क्या कहलाएगा हमारा? इसोफेजियल एट्रेसिया। नेक्स्ट इसमें क्या हमने फर्स्ट देख लिया इसका कि कंडीशन क्या होती है। इस कंडीशन में हमारी इसोफेगस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है इसमें द इसोफेगस एट्रेसिया। इसोफेगस एट्रेसिया इज अ कंजेनाइटल फेलियर ऑफ इसोफेगस टू डेवलप कंटिन्यूसली पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। यानी इस कंडीशन में क्या होगा? एट्रेसिया में नैरोइंग भी होगा और क्या होगा? ये क्या है? कंजेनाइटली फेलियर होता है, यानी जन्म से ही बच्चा जब पैदा होगा तब से ही जो बच्चे की इसोफेगस होती है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो फेरिंग से स्टमक तक नहीं जा पाती है, ठीक है। यानी जो उसका कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है नॉर्मली इसोफेगस का हमारे किससे? जो हमारा माउथ होता है, फिर फेरिंग्स होता है, फिर स्टमक होता है, उससे। इस कंडीशन में क्या होगा? उसका कंटिन्यूसली जो होगा, जो कनेक्शन होगा वो नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में? इसोफेजियल एट्रेसिया की कंडीशन में। नेक्स्ट है हमारा इसमें एंड द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला मीन्स abnormal कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया। तो हमारी जो इसोफेजियल फिस्टुला है उसका मतलब क्या होता है? इसमें abnormal कनेक्शन हो जाता है हमारी इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में। किसके? हमारी इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर्स। क्या है हमारे? रिस्क फैक्टर्स। कुछ रिस्क, यानी रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है इनसे डिजीज़ कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है।
सिर्फ इनको क्या माना गया है, कि रिस्क फैक्टर माना गया है, कि इनके थ्रू ये कंडीशन बच्चे में हो भी सकती है और नहीं भी, श्योरिटी नहीं है कि ये कंडीशन अगर बच्चे किसी मदर को, ठीक है, अगर बच्चा पेट में है माँ के तो उस टाइम पे ये कंडीशन है तो बच्चे को ईसोफेजियल एट्रेसिया हो ही जाएगा, नहीं। सिर्फ ये क्या है, एक रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इनको देखते हैं। पहला क्या हमारा, पॉलीहाइड्रोएमनियाज। पॉलीहाइड्रोएमनियाज का मतलब होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, उसका नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाना। कौन सी कंडीशन कहलाता है, हमारा पॉलीहाइड्रोएमनियाज। इस कंडीशन में अगर क्या है, बच्चा माँ के गर्भाशय में है और उस टाइम पे माँ को ये दिक्कत हो गई पॉलीहाइड्रोएमनियाज की, तो उस कंडीशन में बच्चे में क्या है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला और ईसोफेजियल एट्रेसिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। प्रीमेच्योर इन्फेंट। प्रीमेच्योर इन्फेंट का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो बर्थ कब कर रहा है, 37 वीक्स से पहले, यानी जो 37 वीक्स है उससे पहले बच्चे का जन्म हो जाना क्या कहलाता है, प्रीटर्म लेबर, ठीक है, या प्रीमेच्योर बर्थ या प्रीमेच्योर बोल सकते हैं लेबर। प्रीमेच्योर लेबर का मतलब है अगर टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो प्रीमेच्योर लेबर, और उस टाइम से पहले जो बच्चा पैदा होगा उसको हम बोलेंगे प्रीमेच्योर इन्फेंट। तो प्रीमेच्योर इन्फेंट है तो जाहिर सी बात है प्रीमेच्योर है, सही टाइम पे, अपने पूरे सही टाइम पे उसकी बर्थ नहीं हुई है। तो जब सही टाइम पे बर्थ नहीं हुई है तो बच्चे में क्या है, कोई उसको सिर्फ ईसोफेजियल एट्रेसिया की ही नहीं और भी बहुत सारी कंजेनाइटल जन्मजात दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ये इसको भी हम एक हाई रिस्क मानते हैं, यानी एक रिस्क फैक्टर मानते हैं कि बच्चे में ये कंडीशन कोज कर सकता है। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबीज़, यानी ऐसे बच्चे जिनका वज़न कम है, तो उन बच्चों में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, अगर क्या है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये कंडीशन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो हमारी क्या होती है, हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें क्या होती है, हमारी दो क्या पाई जाती हैं, हमारी आर्टरी, और एक क्या पाई जाती है, हमारी वेन। क्या होती है, एक हमारी वेन होती है, दो आर्टरी होती हैं। तो अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है तो ये भी क्या कोज करवा सकती है, आपका ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कोज करवा सकती है। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला और ट्रेकियोइसोफेजियल वो ईसोफेजियल एट्रेसिया ये कोज करवा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका इसके टाइप्स, जो हमारी ईसोफेजियल एट्रेसिया है, ठीक है, या फिर जो हमारी ईसोफेजियल फिस्टुला है, ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसमें लिखा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, यानी जो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है उसके कितने प्रकार होते हैं, 5। टाइप ए, पहला क्या है, टाइप ए, ये 5 से 8% देखने को मिलता है, कितना, 5 से 8%। इसमें क्या होता है देख लेते हैं, इट इज़ एन ईसोफेजियल एट्रेसिया विदाउट फिस्टुला। ये क्या है, इसमें सिर्फ ईसोफेजियल एट्रेसिया की कंडीशन दिखेगी, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का फिस्टुला हमें दिखाई नहीं देगा, सिर्फ किस चीज़ की कंडीशन दिखाई देगी हमें, एट्रेसिया की। डिसकंटिन्यूटी इन ईसोफेगस बट देयर इज़ नो फिस्टुलस कनेक्शन बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में किसी भी तरीके का फिस्टुला दिखाई नहीं देगा, बस डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे सकती है ईसोफेगस की। टाइप ए में जो 5 से 8% पाया जाता है। टाइप बी क्या है, ये रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें लिखा अपर पार्ट ऑफ कनेक्ट टू ट्रेकिया, यानी जो ईसोफेगस का अपर पार्ट है, ठीक है, क्या है हमारी, ये समझ लीजिए हमारी क्या है, ईसोफेगस, ठीक है, देन ये क्या हमारी ट्रेकिया। तो इसमें क्या होगा, टाइप बी में बहुत रेयर देखने मिलता है, और जो हमारी ईसोफेगस का जो अपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा अपर वाला पार्ट किससे कनेक्ट होगा, हमारी ईसोफेगस से, यानी जो ईसोफेगस का हमारा अपर वाला पार्ट है वो किससे कनेक्ट होगा, हमारी ट्रेकिया से, अपर वाला पार्ट। और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, टाइप सी। टाइप सी में है मोस्ट कॉमन टाइप है, 80 से 95% केसेस में ये टाइप देखने को मिलता है। इसमें अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस इज़ ब्लाइंड, ईसोफेगस का जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्लाइंड, एंड लोअर पार्ट कनेक्ट टू ट्रेकिया, यानी अपर पार्ट क्या होगा, ब्लाइंड होगा, लेकिन नीचे का पार्ट, इसमें क्या होगा, हमारी टाइप सी में क्या होता है, ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है, यानी जो नीचे वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये किससे कनेक्ट होगा, हमारी
ट्रेकिया से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें टाइप डी। हमने क्या पढ़ा, टाइप ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया। सी मोस्ट कॉमन टाइप है। हमारा डी आता जो 1% देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस कनेक्टेड टू ट्रेकिया, यानी जो हमारी ट्रेकिया है, ठीक है, उससे जो हमारी ईसोफेगस है उसके लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों ही कनेक्ट होते हैं, यानी ये भी कनेक्ट होगा और ये भी कनेक्ट होगा, ठीक है। जो हमारा अपर और लोअर पार्ट दोनों ही कनेक्ट होते हैं ट्रेकिया से। नेक्स्ट है हमारा टाइप ई। टाइप ई को हम एच टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच टाइप। इसमें क्या, किसी भी तरीके का ईसोफेजियल एट्रेसिया देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो ईसोफेगस है वो ट्रेकिया से अटैच्ड होती है एच शेप में। कैसे अटैच्ड होती है, एच शेप में। एच शेप कैसे बनेगा, ये हमारी क्या है, ईसोफेगस, ये क्या हमारी ट्रेकिया, और कनेक्ट कैसे होगा हमारा, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे। तो हमारी शेप कैसे दिख रही है हमें, एच शेप, इसलिए एच टाइप बोला गया है इसको। क्या बोला गया है, एच टाइप, क्योंकि इसमें क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, एच प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। टाइप मैं फिर से बता रही हूँ। पहला क्या है, इसमें टाइप ए 5 से 8% देखने को मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का फिस्टुला देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, इसमें लिखा है इट इज़ एन ईसोफेजियल एट्रेसिया विदाउट फिस्टुला। ईसोफेजियल एट्रेसिया दिखाई देगा, लेकिन इसमें हमें किसी भी तरीके की कोई अबनॉर्मल ओपनिंग दिखाई नहीं देगी ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में। टाइप बी में क्या है, बहुत रेयर कंडीशन में हमें देखने मिलता है, और इसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस का अपर वाला पार्ट होता है, ये अपर वाला पार्ट होता है, ये ईसोफेगस से क्या होता है, ईसोफेगस जो है वो ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है टाइप सी। टाइप सी में क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इसमें क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है, ये नीचे का पार्ट जो होता है वो ईसोफेगस का लोअर पार्ट जो होता है वो ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है टाइप डी में क्या है, 1% पाया जाता है। इसमें लोअर और अपर पार्ट दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ट्रेकिया के। टाइप ई में क्या है, ये एच टाइप होता है। इसमें क्या होता है, ईसोफेजियल एट्रेसिया नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें ईसोफेजियल बट ईसोफेगस एंड ट्रेकिया आर अटैच्ड, लेकिन इसमें ईसोफेगस और ट्रेकिया आपस में अटैच्ड होती हैं, वो भी एच शेप में, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। नेक्स्ट क्या हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी इसमें हमें इस कंडीशन में हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3C देखने को मिलती है मेनली, कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस। जब बच्चा फर्स्ट फीड करेगा, पहली बार बच्चा जब माँ का दूध पिएगा, तो उस टाइम में बच्चे में 3C देखने को मिलेंगे। कितनी सी, हमें 3C देखने को मिलेंगी। पहला कफिंग, बच्चे को खांसी आएगी बहुत ज़्यादा। चोकिंग, बच्चा को क्या हो जाएगा, चोकिंग की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, साइनोसिस, बच्चे की बॉडी क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इसमें सेकंड क्या साइन सिम्टम देखने मिलेगा, ड्रूलिंग, एक्सेसिव सलाइवेशन, क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब माँ फीड कराएगी, उसके बाद में, फीड कराते टाइम भी और फीड करने के बाद भी बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्या है इसमें, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, बच्चे का क्या है, पेट फूलेगा। रिगर्जिटेशन की कंडीशन हो सकती है, बच्चा सारी चीज़ें बाहर निकाल सकता है, ठीक है, जितना वो पिएगा सारा बाहर निकाल देगा, या फिर वोमिट हो सकती है, उसे उल्टी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, एक्सरे, शो एयर बबल्स इन द स्टमक। एक्सरे करेंगे, जिसकी वजह से अगर हम एक्सरे करते हैं तो हमें क्या दिखता है, एयर बबल्स दिखते हैं हमारे स्टमक में। एयर बबल्स हमारे स्टमक में क्यों दिखेंगे, अगर हमारी ट्रेकिया और ईसोफेगस एक दूसरे से कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात है ईसोफेगस में अगर हम क्या ब्रीद ले रहे हैं तो उसकी एयर कहाँ जा सकती है, हमारे स्टमक में जा सकती है। तो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन है, फिज़िकल एग्जामिनेशन है, MRI है, CT स्कैन है, इस सब के थ्रू हम क्या है, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला की जो कंडीशन है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इसमें एक लार्ज साइज़ का ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट जब करते हैं तो ये 7 से 10 सेंटीमीटर ही इंसर्शन और अनेबल टू रीच स्टमक, यानी 7 से 10 सेंटीमीटर ही इसका इंसर्शन होता है। सिर्फ जो एक ट्यूब होगा
उसको हम इंसर्ट करेंगे। और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है उसको हम माउथ के थ्रू बच्चे के स्टमक में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जब हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वो 7 से 10 सेंटीमीटर ही उसका इंट्रोडक्शन होगा उस ट्यूब का। उससे ज़्यादा क्या है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और बच्चे के स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उस टाइम पर हम समझ लेंगे कि बच्चे को कौन सी कंडीशन हो रही है, ईसोफेजियल एट्रेसिया और ईसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें मैनेजमेंट में है एज सून एज ट्रेकियोईसोफेजियल फिस्टुला डायग्नोज स्टॉप अटेम्प्ट टू फीड। जल्दी से जल्दी क्या करना है हमें ट्रेकियोईसोफेजियल फिस्टुला यानी TEF, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ट्रेकियोईसोफेजियल फिस्टुला को TEF। इसको क्या करेंगे हम जल्द से जल्द डायग्नोज करेंगे और डायग्नोज जैसे ही कर लेंगे तो हम फीडिंग को यानी जो बच्चा फीड कर रहा है उसको स्टॉप करवा देंगे। बोलेंगे माँ से आपको बच्चों को फीड नहीं कराना है, अगर आप बच्चे को कंटिन्यू फीड कराओगे तो बच्चे की जान जा सकती है। नेक्स्ट क्या है बच्चे क्या डिहाइड्रेशन जो है निर्जलीकरण जो उसको मॉनिटर करेंगे और बच्चे को IV फ्लूइड देंगे एज पर नीड। अगर उसको नीड है तो हम IV फ्लूइड उसका स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है टर्न द पेशेंट फ्रीक्वेंटली प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस एंड निमोनिया। बच्चे की जो पोजीशन है वो टाइम टू टाइम हम फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे ताकि एटिलेक्टेसिस और निमोनिया जो है इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकें। बच्चों को क्या करेंगे हम सुपाइन सेमी अपराइट पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चे को सुपाइन सेमी अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नॉट गिवन एनीथिंग बाय माउथ एंड ओनली IV फ्लूइड टू बी एडमिनिस्टर्ड। बच्चे को माउथ से कुछ भी नहीं देना है, ओनली हमें IV फ्लूइड ही एडमिनिस्टर्ड करना है। माउथ से हमें बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट है इसमें हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्जरी आर मोस्ट कॉमन यूज्ड। यानी सर्जिकल मैनेजमेंट में है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्जरी आर मोस्ट कॉमन यूज। यानी 2 प्रकार की हम सर्जरी का मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। पहला फर्स्ट स्टेज या फिर सेकंड स्टेज बोल सकते हैं या फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं जो ईसोफेजियल फिस्टुला है उसको हम लाइगेट कर देंगे, सिल देंगे, ठीक है, बंद करेंगे। और क्या करेंगे हम गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। गैस्ट्रोस्टोमी यानी बच्चे के स्टमक में ओपनिंग करके वहाँ से बच्चे को फीडिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे ताकि बच्चे में माल न्यूट्रिशन की दिक्कत नहीं हो, डिहाइड्रेशन की दिक्कत नहीं हो और बच्चे की जान बचाई जा सके। गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग कैसे करेंगे? इसमें है सर्जिकल क्रिएशन ऑफ अ गैस्ट्रिक थ्रो अब्डोमिनल बोल यूज मेनली फॉर इंट्रोड्यूसिंग फूड इनटू स्टमक। यानी गैस्ट्रिक स्टमक में जो अब्डोमिनल बोल है उसमें हम एक सर्जिकल क्रिएशन करेंगे यानी ओपनिंग करेंगे। इस ओपनिंग का मेन पर्पस होगा फूड को स्टमक में इंट्रोड्यूस करना, यानी खाने को या बच्चे का जो फीड है दूध है उसको बच्चे के पेट में पहुंचाना। नेक्स्ट है इसमें इंडिकेशन फॉर गैस्ट्रोस्टमी के लिए कुछ इंडिकेशन भी दिए गए हैं। या जो गैस्ट्रोस्टमी क्या करती है, ये एस्पायरेशन को प्रिवेंट करती है। ईसोफेजियल एट्रेसिया रिक्वायरिंग अ टेम्परेरी गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग, जो ईसोफेजियल एट्रेसिया है उसमें भी हमें रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेरी गैस्ट्रोस्टमी की, जिसकी वजह से हम बच्चे को फीड करवा सकें। नेक्स्ट है इन्फेंट रिक्वायर प्रोलॉन्ग आर्टिफिशियल फीडिंग। इसमें बच्चे को लंबे टाइम तक आर्टिफिशियल फीडिंग की ज़रूरत होती है। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेज में हमने गैस्ट्रोस्टमी कर ली, सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, परफॉर्म ईसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन विद अ सेगमेंट ऑफ कोलोन एट द एज ऑफ 18 मंथ। जब बच्चे की एज 18 मंथ हो जाएगी उस टाइम पर हम क्या करेंगे, ईसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। यानी जो ईसोफेगस में फिस्टुला है उसको रिपेयरमेंट करेंगे। जो ईसोफेगस प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है तो उसको कनेक्ट करेंगे सर्जरी के थ्रू, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी ईसोफेगस को सही से बनाना, उसकी रिपेयरमेंट करना। इसमें है आफ्टर दिस रिपेयर गैस्ट्रोस्टोमी इज़ क्लोज्ड एंड स्टार्ट ओरल फीडिंग। इस प्रोसीजर को करने के बाद हम क्या करेंगे, गैस्ट्रोस्टोमी को रिपेयर कर देंगे, यानी गैस्ट्रोस्टोमी जो है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, और बच्चे को ओरल फीडिंग स्टार्ट कर देंगे।
लेकिन जब तक बच्चे का क्या है ईसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी नहीं होती है तब तक हमें बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग ही करवानी है। नेक्स्ट है इसमें हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। फर्स्ट हमने पढ़ लिया ईसोफेजियल अट्रेसिया, ईसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट हमारा कंजेनाइटल डिसऑर्डर आता है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में है नेरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक सर्कुलर मसल्स ऑफ स्टमक। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है जो हमारे स्टमक का जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसका मतलब है जो हमारे स्टमक है उसका जो पाइलोरिक वॉल्व है उसका क्या हो जाना नेरोइंग हो जाना। इसमें लिखा है नेरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक ड्यू टू द हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक सर्कुलर मसल्स ऑफ स्टमक। यानी जो पाइलोरिक सर्कुलर मसल्स हैं यानी जो पाइलोरिक वॉल्व है उसके आसपास की जो मसल्स हैं उनका क्या हो जाना हाइपरट्रोफाइड हो जाना, जिसकी वजह से क्या होगा जो ओपनिंग है ठीक है वो उसमें क्या आ जाएगा नेरोपन आ जाएगा या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है जो लोअर पोर्शन होगा स्टमक का वहाँ पे क्या आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं और ये बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन न्यूनेटल abdominal कंडीशन रिक्वायर सर्जरी। न्यूनेटल की जो ये इट इज़ अ मोस्ट कॉमन न्यूनेटल बोल सकते हैं डिफेक्ट है या न्यूनेटल की जो डिजीज़ कंडीशन है बोल सकते हैं। यानी बच्चे में मोस्ट कॉमनली ये ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है। इसमें क्या है सर्जरी की नीड होती है, बिना सर्जरी के हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते और बच्चों में मोस्ट कॉमनली देखने को ज़्यादातर मिलता है। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। 5 टाइम मोर कॉमन इन बॉयज़, लड़कों में ज़्यादा देखने मिलता है लड़कियों के अकॉर्डिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है जो हमारा स्टमक है उसका लोअर पोर्शन जो है यानी जो पाइलोरिक वॉल्व है उसका क्या हो जाना नैरो हो जाना क्या कहलाता है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। ये मोस्ट कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम है ठीक है जिसमें हमारा जो अब्डोमिनल कंडीशन होती है न्यूनेटल अब्डोमिनल कंडीशन होती है जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। ये लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है लड़कियों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें सिम्टम्स स्टार्ट टू सीन आफ्टर 3 to 4 वीक्स ऑफ बर्थ, यानी जन्म के 3 या 4 हफ्ते के बाद ही बच्चे में सिम्टम्स देखने मिलने लगते हैं। हमें सिम्टम्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। वेट ऑफ इन्फेंट इंक्रीज 1 to 3 वीक्स एंड आफ्टर देन स्टार्ट वॉमिटिंग। बच्चे का 1 से 3 हफ्ते तक वज़न बढ़ता है इस कंडीशन में, फिर उसके बाद बच्चे को स्टार्ट वॉमिटिंग हो जाती है। यानी एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आप अगर एग्ज़ाम देते हैं यानी स्टूडेंट हैं उस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब भी आपको 1 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है। तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस में। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है देखिए, फोर्सफुली प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यानी बच्चे को मुंह भर के जैसे हम कुल्ली करते हैं पानी पीकर तो उस तरीके से बच्चे को क्या होंगी उल्टियाँ होंगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी, बच्चा भूखा महसूस करेगा, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाएगी, उसको क्या आएगा ग्रीनिश स्टूल आएगा ताकि क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन बच्चा क्या है अगर खाता है तो बच्चे को उल्टी आ जाती है। तो ये कंडीशन सारी देखने को हमें मिलेंगी पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम वेरियम मील एक्सरे स्टडी रिवील्स डिलेड इम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। वेरियम मील एक्सरे स्टडी रिवील्स डिलेड इम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। यानी वेरियम मील एक्सरे यानी जो कंट्रास्ट होता है या वेरियम होता है उसका हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं देखने के लिए ठीक है विजुलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्या है इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं डायग्नोसिस के थ्रू हम बेरियम मील के थ्रू कर सकते हैं। यानी पहले जो बच्चा होगा उसमें वेरियम मील को क्या कर सकते हैं हम उस इंट्रोड्यूस करेंगे वेरियम जो होता है कॉन्ट्रास्ट वेरियम उसको, फिर उसके बाद एक्सरे स्टडी करेंगे जिससे हमें दिख जाए कि स्टमक में
क्या प्रॉब्लम हुई है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पाइलोरोमायोटमी यानी जो पाइलोरिक वॉल्व है उसकी क्या कर देंगे, इंसिजन कट करके उसको या तो कट कर देंगे, ठीक है, कट करके उसको रिमूव कर देंगे जो इसे हमारा स्टेनोसिस वाला पार्ट होगा, और बाकी बाद में उसको हम सिल देंगे, अनास्टोमोसिस कर देंगे। इसमें है पहला इंसिजन एंड सूचर इन द पाइलोरस और पाइलोरिक स्पिंटर थ्रू लेप्रोस्कोपी। अब क्या करेंगे, एक तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू हम इंसिजन लगा सकते हैं ताकि जो पाइलोरिक वॉल्व में स्टेनोसिस हुआ उसको हम दूर कर सकें। सर्जरी परफॉर्म विद इन 24 आवर्स, डायग्नोसिस के 24 घंटे के बाद हमें ये सर्जरी कर देनी है, ठीक है। तो ये सर्जरी में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, या तो हम उसको डायलेट करेंगे, जो पार्ट होगा उसको डायलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसको कट करने के बाद हम क्या करते हैं, अनास्टोमोसिस कर देंगे। अनास्टोमोसिस का मतलब जो अफेक्टेड पार्ट है उसको कट करके बाहर निकाल देंगे और बाकी दोनों पार्ट जो होंगे उनको आपस में सिल देंगे। नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट कंडीशन है हमारी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ और कार्डियोचिलेसिया। इसको हम कार्डियोचिलेसिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कार्डियोचिलेसिया। ये बड़ों में भी देखने मिलती है और बच्चों में भी देखने मिलती है। ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये क्योंकि ये बच्चों में जन्मजात देखने को मिलेगी तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर कहलाएगी। तो पहला है इसमें बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ईसोफेगस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर ईसोफेजियल और कार्डियक स्पिंटर ऑफ द स्टमक। यानी इसमें क्या देखने मिलता है, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ईसोफेगस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ लोअर ईसोफेजियल और कार्डियक स्पिंटर ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो कार्डियक स्पिंटर होता है, ठीक है, उसका रिलैक्स हो जाना, ईसोफेजियल जो स्पिंटर होगा, लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर होता उसका रिलैक्स हो जाना, उसकी मसल्स के रिलैक्स हो जाने की वजह से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट यानी अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वो वापस कहाँ आना शुरू हो जाता है, आपकी ईसोफेगस में। वापस कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, ईसोफेगस में, क्योंकि दोनों वॉल्व क्या है, वॉल्व क्या करवाते हैं, यानी जो ओपनिंग है स्पिंटर्स हैं, इनको हम ओपनिंग बोलते हैं। ये क्या करवाते हैं, जैसे हमारा लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर है, हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तुरंत, जैसे हम खाते हैं तो वो खाना क्या है, हमारे नीचे लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर में गया, स्पिंटर ओपन हुआ, नीचे हमारे कहाँ चला गया, कार्डियक स्पिंटर के थ्रू स्टमक में, फिर वो स्पिंटर दोनों बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्लोज हो जाएंगे नेचुरली अपने आप ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है जन्म से ही उसमें ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसमें क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसके जो ये स्पिंटर्स हैं या जो ओपनिंग है वो जन्म से ही रिलैक्स होती है। रिलैक्स का मतलब डायलेट होती है। अगर वो कुछ भी खाएगा तो बैक फ्लो होकर वापस कहाँ आएगा, ईसोफेगस में आ जाता है। जैसे हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या था, हमारा जो पाइलोरिक वॉल्व था उसका नैरोइंग हो रहा था, वो क्या हो रहा था, उसका जो रास्ता था वो क्या हो रहा था, छोटा संकरा, जिसकी वजह से फूड, बच्चे का जो खाना है वो नीचे इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा था। वैसे ही क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो ईसोफेजियल स्पिंटर है वो रिलैक्स होगा। अब जब वो रिलैक्स होगा तो क्या होगा, जो वॉल्व है वो सही तरीके से क्लोज नहीं होगा, और जब क्लोज नहीं होगा तो जितना कंटेंट होगा गैस्ट्रिक कंटेंट वो सारा वापस कहाँ आएगा, हमारा ईसोफेगस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे इसमें कोजेस में है ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर्स। अगर क्या है, जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर है उसका रिलैक्सेशन हो गया है, वो रिलैक्स हो गया, तो उसकी वजह से GERD की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। डिलेड मैच्यूरेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ ईसोफेगस। न्यूरोमस्कुलर जो कंट्रोल है यानी जो ब्रेन है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन ही क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अगर क्या है, हमारा ब्रेन ही सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और उसकी वजह से क्या है, डिलेड मैच्यूरेशन हो रही है, देर से जो बच्चा है वो मैच्योर हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे में GERD कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इसमें इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ रहा है तब भी बच्चे में GERD कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इनकॉम्पिटेंट स्पिंटर के थ्रू या हाइटल हर्निया, जो हाइटल हर्निया है इसकी वजह से भी हमें क्या है, कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ और कार्डियोचेलेशिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। हार्ड वन, दिल पे जलन होगी, डाइजेशन सही नहीं होगा, चेस्ट पेन दिखेगा,
बार बार रिगर्जिटेशन की कंडीशन होगी, वॉमिट आएगी और ब्लड के साथ भी उल्टियाँ आ सकती हैं। नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा और एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। कुछ जटिलताएं हो सकती हैं जैसे ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन, ईसोफेगस का स्ट्रक्चर हो जाना या फिर एस्पायरेशन निमोनिया की कंडीशन भी हो सकती है। यानी इसकी ये जटिलता या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कीप द चाइल्ड इन सेमी अपराइट पोजीशन, जो चाइल्ड है उसको सेमी अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आफ्टर फीडिंग एंड कीप सुपाइन ड्यूरिंग स्लीपिंग, फीड कराने के बाद सेमी अपराइट पोजीशन थोड़ा उठाकर बच्चे को रखेंगे, जब बच्चा सोएगा तो सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। बच्चे के हेड को हमें एलिवेट कर देना है 6 से 8 इंच, उसके बेड के नीचे ब्लॉक्स लगाकर, क्या लगाकर, ब्लॉक्स, बेड की साइड में क्या लगा देंगे, हम ब्लॉक्स लगा देंगे ताकि बच्चे का हेड क्या रहे, थोड़ा एलिवेट रहे। एलिवेट हेड कैसे रहेगा, जब हम क्या करेंगे बच्चे के जो जिधर बच्चे का सर होगा उस साइड नीचे बेड के नीचे ब्लॉक्स लगा देंगे, ठीक है। ब्लॉक्स का मतलब होता है कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, या पत्थर का कोई भी टुकड़ा लगा देंगे जिससे बेड थोड़ा उठ जाए और बच्चे का हेड थोड़ा एलिवेट हो जाए। जब हेड एलिवेट होगा तो ईसोफेगस का जो स्पिंटर्स है, ठीक है, उसमें जो फूड होगा स्टमक का वो वापस नहीं आ पाएगा इतनी आसानी से। नेक्स्ट है टू होल्ड अ बेबी अगेंस्ट द चेस्ट पार्ट इन ऑन द बैक टू इंड्यूस बेल्चिंग। फिर क्या करते हैं हम, अगर बच्चे को आपने फीड कराया तो उस टाइम पे बच्चे को सही से होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद उसको वो क्या है बर्पिंग करवाने के लिए भी हम क्या हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, बच्चे की होल्ड अ बेबी, बच्चे को होल्ड करते हैं, ठीक है, सही से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे उसकी बैक को थपथपाएंगे ताकि बच्चा क्या कर सके, वो बेल्चिंग की कंडीशन कर सके या वो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं डकार लेना, डकार ले सके ताकि जितना उसने फीड किया है या जो भी कंटेंट है उसके पास वो क्या हो वापस ईसोफेगस में ना आए। नेक्स्ट है गिव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग, क्या है स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग करवानी है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन थिकन इन्फेंट फार्मूला, यानी थिकन इन्फेंट फार्मूला का यूज़ करना हमें राइस सीरियल्स और उसमें क्या ऐड करना है 180 ml मिल्क, ये सारा तैयार करके बच्चे को फीड करवाना है। नेक्स्ट है अवॉइड फीडिंग विथ फैटी फूड, फैटी फूड अवॉइड करना है, चॉकलेट, फ्रूट्स, जूसेस, सिट्रट, ये सारी चीज़ें, स्पाइसी फूड, इन सबको हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या है ज़्यादा खेलने से मना करना है बच्चे को कि उसे ज़्यादा नहीं खेलना है, ठीक है। और जैसे ही बच्चा क्या है बेड टाइम, सोने का टाइम होता है उससे जस्ट बिफोर, उससे थोड़े टाइम पहले ही बच्चे को फीड नहीं कराना है। जब बच्चा ज़्यादा खेलता है तो उस टाइम पे उसके बाद बच्चे को फीड नहीं कराना है, ठीक है। आफ्टर फीडिंग, यानी जैसे ही बच्चा बहुत ज़्यादा खेल कर आता है तो उस टाइम पे बच्चे को फीड नहीं कराना। जब बच्चा सोने वाला होता है तो उस टाइम पे हमें बच्चे को फीड नहीं कराना। नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। पहला है फंडोप्लिकेशन, फंडोप्लिकेशन में इट इज़ यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स एंड और हाइटल हर्निया by re-establishing and gastroesophageal angle and creating a barrier of intrathoracic gastric displacement, यानी क्या करते हैं हम एक बैरियर क्रिएट करते हैं हमारे किस में, जो हमारी ईसोफेगस है, ठीक है, और जो हमारा स्टमक है उसमें। बैरियर का नाम क्या है हमारा इंट्राथोरेसिक गैस्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं या बैरियर की क्रिएटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके जो हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है या हाइटल हर्निया है इसको हम ट्रीट कर सकें, ठीक है। इसमें लिखा है इन दिस सर्जरी फंडस ऑफ स्टमक रैप, इस कंडीशन में जो स्टमक का फंडस होता है उसको हम रैप कर देते हैं अराउंड द लोअर इसोफेजियल स्पिंटर टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स, जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है उसके अराउंड, ठीक है, जो उसका अराउंड क्या कर देंगे हम, जो फंडस पार्ट है स्टमक का उसको रैप कर देंगे ताकि क्या हो सके जो रिफ्लेक्सिस एपिसोड्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें।
नेक्स्ट है इसमें हमारा ओरल थ्रश। ओरल थ्रश को हम ओरल मोनियालियासिस भी बोलते हैं, कैंडियासिस भी बोलते हैं, और ये एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर में भी मिल सकता है, लेकिन 1 नंबर में तो ज़रूर मिलता है कि ओरल थ्रश किसकी वजह से होते हैं, कौन सा इन्फेक्शन है। तो आपको बोलना है फंगल यानी कैंडिडा की वजह से क्या होता है, ओरल थ्रश की कंडीशन देखने को मिलती है बच्चे में जन्म से ही। इसमें लिखा फंगल इन्फेक्शन ऑफ म्यूकोजा ऑफ ओरल कैविटी एंड टंग, यानी बच्चे की जो ओरल कैविटी है, टंग है, म्यूकोजा है, उसमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है जन्म से ही, तो उसको हम बोलते हैं ओरल थ्रश। इसमें क्या होता है, बच्चे के माउथ में वाइट पैचेस हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो तब से ही ये देखने को मिलते हैं हमें। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वही है, वाइट प्लेक्स, मिल्की कर्ड लाइक लीजन दिखते हैं हमारी टंग पे, लिप्स पे और बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन पे, यानी मिल्की कर्ड लाइक लीजन दिखेंगे, पैचेस दिखेंगे, या कहाँ दिखेंगे, वाइट कलर के। कहाँ दिखेंगे, हमारी टंग पे यानी हमारी जीभ, लिप्स और बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वही सिर्फ एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। 1% एक्वस जेंशियन वायलेट इसको लगाने के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे का जो ये पैचेस बने हुए हैं, लीजन्स बने हुए हैं, इनको हम ट्रीट कर सकें। तो आपको याद रखना है कि ओरल थ्रश या ओरल थ्रश को ओरल मोनिलियासिस भी बोलते हैं, कैंडियासिस भी बोलते हैं। किसकी वजह से क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, होता किसकी वजह से, कैंडिडा की वजह से। नेक्स्ट है हमारा हिस्प्रंग्स डिजीज़। क्या है हमारा, हिस्प्रंग्स डिजीज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम मेगाकोलोन भी बोलते हैं और एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी बोलते हैं। इसमें लिखा है कंजेनाइटली एब्सेंस ऑफ ऑटोनोमिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल इन द सबम्यूकोजल एंड मेसेंट्रिक प्लक्सेस डिस्टल पार्ट ऑफ कोलोन एंड रेक्टम विच रिजल्ट इन एक्सट्रीम डायलेशन ऑफ द कोलोन, यानी जन्म से ही जो बच्चा है उसमें जन्म से ही ऑटोनोमिक गैंग्लियोनिक जो नर्व सेल हैं, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट हो पाई जाती हैं, हमारी जो सब म्यूकोजल प्लेक्सेस होते हैं, हमारी कोलोन का जो डिस्टल वाला पार्ट होता है वहाँ पे पाई जाती है। तो वो बच्चे में जन्म से ही एब्सेंट होती हैं। अब जन्म से ही जब वो एब्सेंट होती हैं तो उस टाइम पे बच्चे की जो कोलोन है और जो रेक्टम वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। क्या होता है, डायलेट। उसी कंडीशन को हम मेगा कोलोन कंडीशन बोलते हैं या हर्ट्ज़स्प्रंग डिजीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मोर कॉमन, ज़्यादातर ये लड़कों में देखने को मिलता है लड़कियों के अकॉर्डिंग। 64 यानी 64% केसेस क्या हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और तीसरा महीना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। यानी उस टाइम पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। 64% हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके तीसरे महीने पे, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। Cardinal sign is unable to pass meconium within 36 to 48 hours of birth, यानी इसका कार्डिनल साइन होता है। कार्डिनल साइन क्या होता है, इस कंडीशन में, इस साइन में जो बच्चा होता है वो 36 से 48 घंटे के अंदर स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है। स्टूल पास आउट मतलब मेकोनियम, जो फर्स्ट स्टूल होता है वो पास आउट नहीं कर पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने के मिलता है जन्म के 1 से 2 दिन के बाद बच्चे में। जन्म से 1 से 2 दिन के बाद बच्चे में अब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा, बच्चे का पेट फूलना शुरू हो जाएगा। बच्चा क्या है, सही से सक नहीं कर पाता है। बच्चे को स्टूल वाली वोमिटिंग आएगी, क्योंकि बच्चा स्टूल पास आउट नहीं कर पा रहा है तो उसको वोमिट आएगी स्टूल वाली, ठीक है। वोमिट होगी, उसको अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा। जो बच्चा स्टूल पास आउट करेगा उसमें फाउल स्मेलिंग आएगी, ठीक है, और रिबन लाइक फॉर्म में भी वो स्टूल पास आउट कर सकता है, क्योंकि मेगा कोलोन हो जाएगी लेकिन रास्ता छोटा रहेगा। नेक्स्ट क्या, फेलियर टू गेन वेट, बच्चा वज़न को क्या है, गेन नहीं कर पाएगा और बच्चे की ग्रोथ भी देर से होगी। बच्चे में माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, बच्चे में एनीमिया देखने को मिलेगा और बच्चे में कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें
डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम, एक्सरे करेंगे, वेरियम कॉन्ट्रास्ट का, एनीमा का यूज़ करते हैं और रेक्टल बायोप्सी करते हैं। इस सब के थ्रू हम मेगा कोलोन का पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में लिखना तो आपको सबसे पहले डायग्नोसिस हेडिंग डाल के, ठीक है, या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हेडिंग डालकर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है। देन उसके बाद एक्सरे, वेरियम कॉन्ट्रास्ट, एनीमा, रेक्टल बायोप्सी, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप इसमें, गिव लो रेजिडुअल डाइट, यानी जो पेशेंट है उसको लो रेजिडुअल डाइट देनी है, जैसे लो फाइबर डाइट, हाई कैलोरी देनी है, लो फाइबर देना है और हाई प्रोटीन देना है डाइट में। नेक्स्ट है डेली क्या करना है, रेक्टल इरिटेशन नहीं इरिगेशन, क्या है ये, रेक्टल इरिगेशन, डेली क्या करना है, रेक्टल इरिगेशन करना है विद नॉर्मल सलाइन के थ्रू, ठीक है, टू प्रमोट एलिमिनेशन एंड अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि क्या कर सको आप, प्रमोट कर सको एलिमिनेशन को और ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर सको। क्लीन करना है आपको रेक्टम को, ताकि स्टूल अच्छे से पास आउट हो सके और किसी तरीके का वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहे। देन नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में भी कुछ पॉइंट है, जैसे प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट को नील पर ओरल रखते हैं, यानी उसको कुछ खाने नहीं देंगे, उसकी अब्डोमिनल गर्थ को मेज़र करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या है, कभी भी हम क्या करेंगे, रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेंगे। हो सकता है अगर हम रेक्टल टेम्परेचर लें और मेगा कोलोन की कंडीशन है तो उसको ब्लीडिंग होने लगे या फिर उसकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाए। हमें बच्चे की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है, कहीं उसको बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन तो नहीं है, तो उसको ऑब्ज़र्व करते रहना है, देखते रहना है। नेक्स्ट है एम ऑफ सर्जरी इज़ टू रिमूव एगैंग्लियोनिक माल फंक्शनिंग एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ बबल फॉलोड बाय एनास्टोमोसिस और रिमेनिंग पोर्शन, यानी इसमें जो हम सर्जरी करते हैं उस सर्जरी का उद्देश्य क्या होता है, जो एगैंग्लियोनिक या माल फंक्शनिंग जो पार्ट है, जो डायलेटेड पार्ट है हमारे बबल का, उसको हम कट करके बाहर निकाल दें और जो सही पार्ट होगा, हेल्दी पार्ट होता है, उसको हम अनास्टोमोसिस कर देते हैं, उसको जोड़ देंगे हेल्दी पार्ट से, बाकी जो हमारा अफेक्टेड पार्ट होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। नेक्स्ट है इसको भी हम 2 स्टेप में परफॉर्म करते हैं। इनिशियल सर्जरी में हम टेम्परेरी कोलोस्टमी करते हैं, ठीक है, उसके बाद इन गैंग्लियोनिक बबल टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन एंड अलाउ डायलिटेशन टू, इसलिए ये हम क्यों करते हैं, ताकि क्या कर सकें, हम कोलोस्टमी कर रहे हैं ओपनिंग, तो जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, जितना भी स्टूल प्रेजेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकें, रिमूव कर सकें और जो इंटेस्टाइन है उसे उसकी नॉर्मल साइज़ एंड शेप में वापस ला सकें। नेक्स्ट क्या करते हैं हम सेकेंड, इसमें डेफिनेटिव और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं हम, कंप्लीट सर्जिकल करेक्शन इन विच नॉर्मल बवल अटैच टू एनल ओपनिंग बाय पुल थ्रो प्रोसीजर एट द एज ऑफ 12 to 15 मंथ और एट द वेट ऑफ 7 to 9 kg, यानी इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कंप्लीट सर्जरी करते हैं, कंप्लीट रिपेयरमेंट करते हैं या करेक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, पुल थ्रो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, पुल थ्रो प्रोसीजर करते हैं, यानी जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसको कट कर देंगे और जो हेल्दी पार्ट होगा उससे उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। ये कब करते हैं हम, 12 से 15 महीने पर हम ये डन करते हैं, और जब बच्चे का वज़न 7 से 9 किलोग्राम हो गया। नेक्स्ट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्जरी यूजेस, और इस सर्जरी के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से हम इस सर्जरी को डन करते हैं। रेट्रोरेक्टल, ट्रांस एनल पुल थ्रो, यानी इसमें क्या होगा हमारा एनएस। एगैंग्लियोनिक कोलोन प्रोक्सिमल टू रेक्टम इज रिजेक्टेड एंड साइड बाय साइड अटैचमेंट ऑफ नॉर्मल एगैंग्लियोनिक कोलोन टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम परफॉर्म, यानी रेक्टम की जो पोस्टीरियर वॉल होगी, ठीक है, उसको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जो हमारी एगैंग्लियोनिक कोलोन है उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है, ये जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम रिजेक्ट करेंगे या रिमूव करेंगे, फिर साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं, उसको साइड बाय साइड से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड से हम उसको जोड़ देते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेट्रोरेक्टल, ठीक है, रेट्रोरेक्टल की कंडीशन हम बोलते हैं।
इसमें हमारा जो है नॉर्मल गैंग्लियोनिक कोलोन टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम परफॉर्म्ड। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होगी, हमारी रेक्टम की जो पोस्टीरियर वॉल पे वो भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है इसमें रेक्टोसिग्मोइडेक्टमी। इसमें है रेक्टोसिग्मोइडेक्टमी में ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट ऑफ बबल कट। जो ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट होता है बबल का उसको हम कट करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमेनिंग जो बचता है उसको हम अटैच कर देते हैं एनल स्पिंटर से। ठीक है, उसमें हमारी पोस्टीरियर वॉल इन्वॉल्व थी, इसमें एनल स्पिंटर। नेक्स्ट है एंडोरेक्टल पुल थ्रो म्यूकोजा ऑफ रेक्टम इज रिमूव्ड। रेक्टम की जो म्यूकोजा होती है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी जो होगा, जो हेल्दी पार्ट होगा, ठीक है, उन जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसको हम रिमूव करेंगे। जो हेल्दी पार्ट होगा उसको क्या कर देते हैं, हम अनास्टोमोसिस कर देते हैं एनएस के साथ में। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम एज फॉर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए सबसे अच्छी एज होती है 6 से 8 महीने। ठीक है, 6 से 8 महीने भी कब, कोलोस्टमी के बाद। कोलोस्टमी के बाद 6 से 8 महीने, जब कोलोस्टमी की उसके 6 से 8 महीने के बाद रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करने के लिए सबसे अच्छी एज मानी जाती है। नेक्स्ट क्या हम इसमें पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। पहला इसमें अवॉइड टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, यानी जो रेक्टम है उससे टेम्परेचर लेने को हमें अवॉइड करना है। रेक्टम से हमें टेम्परेचर नहीं लेना है। ऑब्जर्व रेडनेस को हमें ऑब्जर्व करना है, स्वेलिंग को हमें देखना है। ठीक है, किसी तरीके का ड्रेनेज तो नहीं हो रहा सर्जिकल साइड से, ये हमें देखना है। जो ओपनिंग बनाई हुई है, हमने स्टोमा बनाया है, तो उसको भी हमें कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट नील पर ओरल। पेशेंट को नील पर ओरल रखना है जब तक जो पेशेंट है उसका बबल साउंड और फ्लैटस जो है वो पास आउट नहीं हो जाए। साउंड जो है उसका बबल साउंड जो वो वापस नहीं आ जाए, तब तक बच्चे को हमें खाली पेट ही रखना है। आफ्टर रिटर्निंग नॉर्मल बबल साउंड प्रोवाइड नॉन इरिटेटिंग ब्लेंड डाइट, यानी जब बच्चे का जो नॉर्मल बबल साउंड है अगर वो वापस आ जाता है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अगर वो वापस आ गया, तो उस कंडीशन उसके बाद हम क्या देते हैं, बच्चे को नॉन इरिटेटिंग ब्लेंड डाइट प्रोवाइड करते हैं। ऐसी डाइट प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे को किसी भी तरीके की इरिटेशन ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें रेक्टल प्रोलैप्स। प्रोट्रूजन ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ रेक्टल वॉल थ्रू एनएस। एनएस के थ्रू क्या हो जाना, प्रोट्रूजन हो जाना वन और मोर लेयर्स का। ठीक है, रेक्टम का, रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ रेक्टम। रेक्टल बॉल जो होती है उसकी एक या दो लेयर्स का एनएस के थ्रू प्रोट्रूड हो जाना है, बाहर की साइड को निकल जाना, क्या कहलाता है, रेक्टल प्रोलैप्स कहलाता है। इसके टाइप्स होते हैं म्यूकोजल प्रोलैप्स, जिसमें म्यूकोजा का क्या होगा, प्रोट्रूजन होगा। ओनली प्रोलैप्स म्यूकोजा, सिर्फ क्या होगा, म्यूकोजा का ही प्रोलैप्स दिखेगा। प्रोसिडेंशिया सीवियर टाइप का हमें क्या दिखेगा, प्रोलैप्स दिखेगा। या फिर सारी लेयर्स का ही प्रोलैप्स हो सकता है। प्रोलैप्स्ड ऑल लेयर ऑफ रेक्टल वॉल, रेक्टल वॉल की सारी लेयर्स का ही क्या हो सकता है, प्रोलैप्स्ड देखने को हमें मिल सकता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम, क्या दिखेंगे हमें, रेक्टम का जो पार्ट होगा वो हमें बाहर की साइड को विजुअलाइज होगा। ठीक है, रेड टू डार्क पर्पल करके हमें ये दिख सकता है। रेक्टल ब्लीडिंग दिख सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, करेक्ट द कोज ऑफ प्रोलैप्स। प्रोलैप्स के कोज को करेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे, डायरिया को ठीक करेंगे, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को हम ट्रीट करेंगे। मैनुअली हम क्या कर सकते हैं, इसका रिप्लेसमेंट भी करने की कोशिश करते हैं मैनुअली। ठीक है, प्रोवाइड फाइबर रिच डाइट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड हेड लो पोजीशन, यानी हेड लो पोजीशन हम प्रोवाइड करते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब हम नॉर्मली भाषा में बोल सकते हैं आंत उतरना। ठीक है, आंत उतरना क्या कहलाएगा, हमारा रेक्टल प्रोलैप्स। जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, यूट्रस का वजाइना के थ्रू बाहर आ जाना, वैसे ही क्या है, रेक्टम के थ्रू इंटेस्टाइन का कोई पार्ट या रेक्टम की कोई लेयर, उन सब का बाहर आना भी क्या कहलाएगा आपका, रेक्टल प्रोलैप्स, बाहर आना। तो नॉर्मली भाषा में लोग बोलते हैं इसको आंत उतरना। नेक्स्ट क्या है, इंटूससेप्शन, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटूससेप्शन को हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं।
इसमें है द स्लीपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ एन इंटेस्टाइन इनटू अनदर पार्ट बिलो इट, यानी इंटेस्टाइन का एक पार्ट का दूसरे पार्ट में धंस जाना क्या कहलाएगा? टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन या इंटूससेप्शन कहलाएगा। इंटूससेप्शन के टाइप होते हैं बहुत सारे। इलियोसिकल यानी इलियम का, सीकम में क्या हो जाना? स्लीपिंग हो जाना। सेकंड इलियोकोलिक, इलियम का कोलोन में। थर्ड है इलियो इलियम का, इलियम में। फोर्थ है कोलिक कोलोन का, कोलोन में क्या हो जाना? धंस जाना। क्या कहलाता हमारा? टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन या इंटूससेप्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। इसमें ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ज़्यादा अब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। ठीक है। फीकल एमिसिस देखने को मिलती है जिसमें वाइल प्रेजेंट दिखेगी। करंट जेली लाइक स्टूल दिखेगा। ब्लड एंड म्यूकस कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस, यानी जेली लाइक स्टूल दिखाई देगा जिसमें क्या है? ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में है बेरियम एनीमा टू असिस लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम? बेरियम एनीमा का यूज़ करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए। देखेंगे कि किस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है और कौन सी कंडीशन का ऑब्स्ट्रक्शन है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं? हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन बाय यूजिंग बेरियम और एयर एनीमा, यानी हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें हम बेरियम और एयर एनीमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उस पार्ट के पास में जो पार्ट आपस में धंस गए हैं। एयर एनीमा इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वहाँ पे प्रेशर लगे और जो पार्ट अंदर धंसा हुआ वो बाहर की साइड को हट जाए। अगर क्या है हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन सही नहीं हो पाता तो फिर क्या करते हैं हम? मैनुअली, यानी खुद से मैनुअली क्या करेंगे हम? जो पार्ट है यानी कोलोन का पार्ट है या फिर इंटेस्टाइन का एक दूसरे में जो पार्ट घुसा हुआ धंसा हुआ तो उसको हम बाय मैनुअली करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर क्या है इफ़ इट ऑल्सो नॉट पॉसिबल, अगर क्या है ये भी यानी हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन के थ्रू नहीं हुआ तो बाय मैनुअली करेंगे। बाय मैनुअली भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? लास्ट टाइम हम फिर जो अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है, उस पोर्शन को हम क्या कर देंगे? एंड टू एंड, यानी इसको कट करके अफेक्टेड पोर्शन को कट करके क्या करते हैं हम? एंड टू एंड, ये END वाला एंड है। ठीक है, ये एंड जो है END वाला एंड है। एंड टू एंड अनास्टोमोसिस कर देते हैं। अफेक्टेड पार्ट को काटेंगे, काटने के बाद एंड टू एंड अनास्टोमोसिस करेंगे, यानी अफेक्टेड पार्ट काट के उन दोनों पार्ट्स को आपस में सिल देंगे तो वो हमारा कहलाता है एंड टू एंड अनास्टोमोसिस। नेक्स्ट है मॉनिटर साइन ऑफ परफोरेशन एंड शॉक लाइक फीवर, इंक्रीज हार्ट रेट, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी साइन मॉनिटर करेंगे। ये देखेंगे कहीं परफोरेशन की कंडीशन तो नहीं हो गई है, कोई ओपनिंग वगैरह तो नहीं हो गई है। ठीक है, इंटेस्टाइन में कोई छेद वगैरह तो नहीं हो गया। शॉक देखेंगे कहीं पेशेंट शॉक की कंडीशन में तो नहीं चला गया है, उसको फीवर तो नहीं है, उसकी हार्ट रेट तो बढ़ी हुई नहीं है, उसका LOC यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो डिस्टर्ब नहीं है, सांस लेने में तो उसको दिक्कत नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हम बच्चे की नोटिस करेंगे या मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट में एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में है अबनॉर्मेलिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट का जो लोअर एंड होता है उसमें अबनॉर्मेलिटी हो जाना क्या कहलाता है? आपका एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन कहलाता है। नॉर्मली हमने सुना है बहुत बार कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी जो स्टूल पास आउट करने का जो रास्ता है वो बंद है या छोटा है, ठीक है, या फिर जो रास्ता है वो वजाइना की साइड को ओपन है, तो वो कहलाती है हमारी एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। क्या कहलाती है? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। जैसे रेक्टल प्रोलैप्स है, आंत उतरना नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वैसे ही क्या है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन भी यही कंडीशन है, इसी से कोरिलेट है। बस इसमें क्या होता है जो ओपनिंग होगी, ठीक है, हो सकता है ओपनिंग सही से नहीं बनी हो या ओपनिंग है तो सही तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से बंद है, तो उसको बोलते हैं हम एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन।
अबनॉर्मलिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का जो लोअर एंड है उसकी सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन। टाइप से इसमें विद विजिबल अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ बवल, इसमें क्या दिख, इसका पहला टाइप है विद विजिबल अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ बबल, इंटेस्टाइन की अबनॉर्मल ओपनिंग दिखाई देगी हमें, यानी जो अबनॉर्मल ओपनिंग है वो हमें विजुअलाइज होगी, या तो ओपनिंग छोटी है या कोई अबनॉर्मल तरीके से ओपनिंग है वो हमें विजुअलाइज होगी। नेक्स्ट है विद एन इनविजिबल अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ बबल, यानी अबनॉर्मल ओपनिंग तो प्रेजेंट है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगी इस वाले प्रकार में। रेक्टल एजेनेसिस, यानी रेक्टम की जो ओपनिंग है उसकी फॉर्मेशन ही नहीं हुई है, तो वो कहलाएगी हमारी रेक्टल एजेनेसिस, या रेक्टम की ही फॉर्मेशन नहीं हुई है तो वो कहलाएगी हमारी कंडीशन रेक्टल एजेनेसिस। इम्परफोरेटेड एनएस, इम्परफोरेटेड एनएस जिसको मैं बोल रही थी, एनएस में ओपनिंग ही नहीं है जहाँ से वो स्टूल पास आउट कर सके, तो वो कहलाएगा हमारा इम्परफोरेट एनएस। नेक्स्ट डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अ ग्लव्ड फिंगर और थर्मामीटर कैन नोट बी इंसर्टेड इनटू इन्फेंट्स रेक्टम, यानी जो बच्चा है उसके रेक्टम में अगर आप ग्लव्स पहन के फिंगर इंसर्ट करोगे तो फिंगर नहीं आ पाएगी, अगर आप थर्मामीटर इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो थर्मामीटर भी इंसर्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आप क्या है इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनोमली, अनोमली जिस प्रकार की अबनॉर्मलिटी उसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, निर्धारित है। एन एनल स्टेनोसिस मैनुअली डायलेट स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली फॉर 4 to 6 months मे बी डन बाय हिगास डायलेटर, हिगास डायलेटर के थ्रू, अगर बच्चे में क्या है एनल स्टेनोसिस है यानी ओपनिंग है लेकिन छोटी है, ठीक है, छोटी ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग है, तो उसको हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है या नैरोइंग पार्ट है तो धीरे धीरे उसको हम क्या कर सकते हैं, डायलेट कर सकते हैं। कितने टाइम में डायलेट कर सकते हैं, कंटिन्यू 4 से 6 महीने में हम धीरे धीरे हिगास डायलेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हिगास डायलेटर्स क्या होते हैं, छोटी से छोटी नंबरिंग का आता है, पहले सबसे छोटे नंबर का यूज़ करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से जब पूरे तरीके से जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी तो क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे, तो 4 से 6 महीने तक हम इस कंडीशन को, इस प्रोसीजर को करते हैं अगर एनल स्टेनोसिस की कंडीशन है तब। नेक्स्ट है इम्परफोरेट एनएस, लो इम्परफोरेट एनएस परफॉर्म पेरिनियल एनोप्लास्टी, पेरिनियल अगर लो इम्परफोरेट एनएस है तो पेरिनियल प्लास्टी यानी पेरिनियल एनोप्लास्टी हम परफॉर्म करते हैं। अगर हाई परफोरेट एनएस है तो उसमें हम 2 स्टेज रिपेयरमेंट करते हैं, पहला टेम्परेरी कोलोस्टोमी कर देंगे कि अगर रास्ता ही नहीं है, स्टूल ही पास आउट नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, हम पहले एक ओपनिंग बनाएंगे जिससे बच्चे का क्या कर सकें, हम खाना दे सकें, ठीक है, कोलोस्टोमी कर देंगे, ओपनिंग कर देंगे, वो खाना नहीं दे सके सॉरी, कोलोस्टोमी करके यानी स्टूल पास आउट कर सके बच्चा उसमें। नेक्स्ट है पुल थ्रो सर्जरी, पुल थ्रो सर्जरी का मतलब है अगर क्या है आपकी जो ओपनिंग है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज है तो उस ओपनिंग का जो अफेक्टेड पार्ट है उसको कट कर देंगे और जो हेल्दी पार्ट है उससे उसको कनेक्ट कर देंगे, अफेक्टेड पार्ट को कट करके हेल्दी पार्ट से उसको कनेक्ट कर देंगे, वो कहलाएगा हमारा पुल थ्रो सर्जरी। तो ये थे हमारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें आपका हाइटल हर्निया भी आता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर में आप हाइटल हर्निया भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशंस पढ़ी, और ये आपकी जितनी भी डिजीज़ कंडीशंस हैं ये आपके एग्ज़ाम के पर्पस ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पस ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पर आपको ये एग्ज़ाम में इसमें से एक ना एक कंडीशन 10 नंबर में आने लिखने को ज़रूर मिलेगी, अगर आप जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर एनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये एनएम फर्स्ट ईयर वालों को पीडियाट्रिक में, जीएनएम सेकेंड ईयर वालों को भी पीडियाट्रिक में ये कंडीशन जो है मिल सकती हैं, इनमें से कोई सी भी कंडीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारी है ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला,
ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हिस्परिंग डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशंस ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही नहीं, आपका आप जब क्लिनिकल वर्क करोगे तब भी आपको इसमें के केसेस देखने मिलेंगे, तो उनको डायग्नोस करने के लिए भी आपको इन डिजीज़ कंडीशन को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा बच्चा मिल गया जिसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस कंडीशन में देखने को मिलती है। तो चलिए इसको हम स्टार्टिंग से एक बार समराइज़ कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था इसमें ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला और ट्रेकियोइसोफेजियल एट्रेसिया। तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाता है, जो ईसोफेगस और ट्रेकिया है उसके बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा इसके हमने टाइप्स देखे थे। तो टाइप्स क्या है इसके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ए में क्या देखा था हमने, जो ईसोफेगस है, ईसोफेजियल एट्रेसिया इसमें देखने मिलता है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके की ओपनिंग देखने को हमें नहीं मिलती है। टाइप बी में क्या, रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है ये, और इसमें अपर पार्ट जो होता है वो ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। टाइप सी क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें 80 to 95% जो है केसेस में ये टाइप ही देखने को मिलता है। इसमें जो ईसोफेगस का अपर पार्ट होता है वो ब्लाइंड होता है, ठीक है, और लोअर पार्ट जो होगा वो ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट डी वाले में क्या होता है, लोअर और अपर पार्ट दोनों ही कनेक्ट होते हैं। ई वाले को हम एच टाइप बोलते हैं। एग्ज़ाम में आ जाता है कि एच टाइप जो टाइप है वो कौन सा टाइप और इसमें क्या देखने को मिलता है। तो इसमें हमने देखा है कि इसमें जो ईसोफेगस है उसमें ईसोफेजियल एट्रेसिया नहीं मिलता है देखने को। बस इसमें क्या होता है, ईसोफेगस और ट्रेकिया एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, अटैच्ड होती हैं, वो भी एच शेप में। नेक्स्ट क्या आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, जो पाइलोरिक वॉल्व है उसका नैरो हो जाना क्या कहलाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। इसका कार्डिनल साइन या इंपॉर्टेंट साइन जो होता है या सिम्टम होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम सर्जरी करते हैं, वही पाइलोरोमायोटोमी कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको कार्डियोचलेशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बैक फ्लो होता है, जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उन सबका बैक फ्लो होता है, वो सारे वापस ट्रेकिया ईसोफेगस में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ईसोफेगस है उसका बॉल्व रिलैक्स हो जाता है, डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो स्टमक में जाता है उसको वापस आने का रास्ता मिल जाता है, वो वापस क्या है ईसोफेगस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट हमने इसमें देखा था ओरल थ्रस। ओरल थ्रस को हम ओरल मोनियालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, कैंडियासिस भी बोलते हैं। और हमें याद रखना मेनली कि ओरल थ्रस किसकी वजह से होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये कैंडिडा की वजह से कोज होता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा हिस्परंग डिजीज़, जिसको हम मेगाकोलोन बोलते हैं या एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी बोलते हैं। ये कंडीशन क्यों होती है, जब बच्चा पैदा होता है जन्म से ही बच्चे में क्या है, ऑटोनोमिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो मेगाकोलोन है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्परंग डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसमें, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एक कंडीशन है और रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स में क्या है, प्रोट्रूजन हो जाता है हमारा जो रेक्टल वॉल है, ठीक है, रेक्टल वॉल का प्रोट्रूजन हो जाएगा, एनएस के थ्रू वो बाहर क्या हो जाएंगे, प्रोलैप्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा इसमें, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन का एक पार्ट का दूसरे पार्ट में आपस में धंस जाना क्या कहलाता है, हमारा इंटरसेप्शन कहलाता है। ये जितनी भी कंडीशन है आपके एग्ज़ाम के पर्पस ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप क्या है वीडियो को बीच बीच में रोक के इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और आपको कहीं डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन क्या है, जो लोअर एलिमेंट्री ट्रैक्ट है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता, सही तरीके से नहीं भर पाता, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने देखा था इसमें इसका मैनेजमेंट देखा था हमने, वही मैनेजमेंट इसके टाइप पे डिपेंड करता है, जैसा इसका टाइप होगा वैसे ही इसका मैनेजमेंट होगा।
तो ये जितने भी थे ये हमारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर थे। जितने इम्पोर्टेंट कंजेनाइटल डिसऑर्डर हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। और नेक्स्ट वीडियो हम माइलस्टोन पे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी माइलस्टोन पे। तब तक आप इसको स्टडी करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में ये 10 नंबर में ज़रूर मिलेगा। आपको इसमें से कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर मिलेगी। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इंटूससेप्शन, हर्सप्रंग डिजीज़, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये कंडीशन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगी, आपको क्लिनिकल फील्ड में भी काम आएंगी, एग्ज़ाम देने में भी काम आएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी काम आएंगी, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये तभी काम आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।